हेलो दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के डिटेल थ्योरी लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन टेस्ट। दूसरा टॉपिक हमारा होगा कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील और तीसरा टॉपिक होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ स्टील और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस मटेरियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब इसका यहाँ पे केवल जो है क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, ओरिजिन बोला था। इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोले थे, इसे इलास्टिक लिमिट। ये था आपका अपर एंड पॉइंट, ये था लोअर एंड पॉइंट और ये स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट था। और डियर ये जो था वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट था और ये पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट था। अच्छा, अगर जोन वाइज चर्चा करें तो ओए जोन को प्रोपोर्शनल जोन बोला गया था और ए बी जोन को इम्प्रोपोर्शनल जोन बोला गया था, जबकि ओ से बी तक के जोन को इलास्टिक जोन बोला गया था। अगर बात किया जाए सी से सी डैश तक की, तो सी से सी डैश को यील्डिंग जोन बोला गया था और सी डैश से डी डैश तक के जोन को आप परफेक्ट प्लास्टिक जोन कहे थे। और डी के बाद जो है ई तक के जोन को अगर बात किया जाए तो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन कहा जाता है और ई से एफ तक के जोन को बोला गया था स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन। इसी को नेकिंग जोन कहते हैं, इसी को ब्रेकिंग जोन कहते हैं और इसी को क्या बोला गया था, फ्रैक्चर जोन बोला गया था। ठीक, अच्छा, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स छूट गए थे वो समझिएगा। पहला पॉइंट ये है कि ये वाला जो स्ट्रेन होता है वो इलास्टिक स्ट्रेन है और ये वाला स्ट्रेन जो है वो प्लास्टिक स्ट्रेन है। तो पहला पॉइंट आपको नोट करना है, प्लास्टिक स्ट्रेन 10 से 15 गुना होता है इलास्टिक स्ट्रेन का। एक पॉइंट ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाने पर अल्टीमेट पॉइंट क्या हो जाता है, वो ऊंचा हो जाता है, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लिखना है कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर अल्टीमेट स्ट्रेस सिग्मा यू बढ़ जाता है। ठीक, अगला पॉइंट डियर एक बात नोटिस करिएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में कि कोई भी लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे सीधा गया है, तो इस लाइन का किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर ग्रेडियंट निकाला जाए, जैसे ये और एक पॉइंट ये है, तो यहां से और यहाँ को अगर मिला दिया जाए, इस वाली दूरी को dy कहा जाए, इसे dx कहा जाए, तो ये वाला एंगल आप निकालते थे tan थीटा बराबर क्या करते थे डियर, tan थीटा बराबर dy बाई dx करते थे। ठीक, वैसे ही अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर दो पॉइंट ले लिया जाए, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों को आपस में क्या किया जाए, मिला दिया जाए, तो यहाँ पे एक कोण बनेगा थीटा और इस वाली दूरी को dy कहा जाए, इस वाले को क्या कहा जाए, dx कहा जाए। y एक्सिस पर डियर क्या है, आपका स्ट्रेस है, y एक्सिस पर क्या है, स्ट्रेस है। तो यहाँ पे सिग्मा लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेन लिखेंगे। तो अगर बात किया जाए tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा और y एक्सिस पर स्ट्रेस है और x एक्सिस पर स्ट्रेन है, तो यहाँ हो जाएगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और जिसे सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन को क्या बोला जाता है, मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। यानी एक कीवर्ड हमको मिल गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का किसी भी पॉइंट पर हॉरिजेंटल से जो स्लोप होता है, यानी टेंजेंट जो होता है, वो उस पदार्थ की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है ज्यादातर, यहाँ देखिए दे देता है कि दो मटेरियल हैं,
एक मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो ऐसा है, दूसरे का ऐसा है। एक नंबर ये है, 2 नंबर ये है, ठीक। यहाँ पे स्ट्रेन है और ये पे है स्ट्रेस। अगर पूछा जाए कौन सा मटेरियल इलास्टिक है ज्यादा, तो यहाँ पे देखिए आप एंगल का मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट करेंगे तो ये है θ1 और ये वाला एंगल क्या है, θ2 है। चूंकि θ1 जो है, वो बड़ा है किससे, θ2 से, यानी tan θ1 जो है इज ग्रेटर देन क्या है, tan θ2 है, यानी कि E1 इज ग्रेटर देन क्या है, E2 है। यानी आप कह सकते हैं E1 मतलब वन मटेरियल जो है वो दूसरे मटेरियल के रिस्पेक्ट में क्या है, अधिक इलास्टिक है, ठीक डियर। तो एक पॉइंट हमको ए मिल गया। अगला पॉइंट एक और था कि डिजाइन स्ट्रेस जो होता है, अगला पॉइंट ये है डिजाइन स्ट्रेस हमेशा, डिजाइन स्ट्रेस हमेशा लोअर यील्ड स्ट्रेस पर लगाया जाता है। डिजाइन स्ट्रेस हमेशा कहां पे लगाया जाता है डियर, लोअर यील्ड स्ट्रेस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके ज्ञात किया जाता है, क्योंकि अपर यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेस होता है वो उस मटेरियल के शेप और साइज पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक। तो एक पॉइंट यह याद रखना है, डिजाइन स्ट्रेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS लोअर यील्ड पॉइंट पर लगाया जाता है, लोअर यील्ड पॉइंट पर लगाया जाता है, लोअर यील्ड पॉइंट पर लगाया जाता है। एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है, इसके बाद देखिए फ्रैक्चर पॉइंट के ठीक पहले आप देख रहे हैं ये अल्टीमेट पॉइंट है, ई पॉइंट जो है अल्टीमेट पॉइंट है, और ई पर जो स्ट्रेस होता है उसी को उस पदार्थ की क्या बोला जाता है, सामर्थ्य बोला जाता है। यानी अल्टीमेट स्ट्रेस को ही क्या बोला जाता है, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ बोला जाता है, ठीक डियर। तो ये वाला कर्व हमने पूरा आपको क्या किया, समझा दिया। अब जो है दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, कंप्रेशन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन। ठीक डियर। तो देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का कंप्रेशन में कैसा होता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे स्ट्रेन हो, यहां पे स्ट्रेस है, कुछ इस तरह से होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर बात किया जाए इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक बात किया जाए तो ये वाला कर्व जो है आपका, ये इंजीनियरिंग कर्व है, ये इंजीनियरिंग कर्व है। और दूसरा जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ये वाला आपका कौन सा कर्व है, एक्चुअल कर्व है। एक्चुअल कर्व किसमें, कंप्रेशन में। तो आपको याद रखना है माइल्ड स्टील का कंप्रेशन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर लगाया जाता है तो ट्रू कर्व जो होता है या एक्चुअल कर्व जो होता है वो इंजीनियरिंग कर्व के क्या होता है, हमेशा नीचे होता है। एक पॉइंट याद रखना है, टेंशन और कंप्रेशन में अगर बात किया जाए इलास्टिक लिमिट तक टेंशन और कंप्रेशन में स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, एक समान होता है। स्टील का टेंशन और कंप्रेशन में इलास्टिक लिमिट तक एक समान होता है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि स्टील की टेंशन और कंप्रेशन दोनों में इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, एक समान होती है। दूसरा पॉइंट एक और याद रखना है, स्टील के सभी ग्रेड की
इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समान होता है। इसका मतलब यह है कि स्टील के सभी ग्रेड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? एक होती है। यानी स्टील के सभी ग्रेड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? एक समान होती है। तो यहाँ पे कंप्रेशन कर्व में हमने एक बात और सीखी, ठीक। अच्छा, स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो ES बराबर होती है 210 गीगा पास्कल। कितना होती है डियर? ES बराबर आपका 210 गीगा पास्कल होती है। इसको आपको याद करना है। स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होती है? 210 गीगा पास्कल होती है, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए इस कर्व में हमने क्या क्या सीखा। कंप्रेशन कर्व में हमने ये सीखा कि एक्चुअल कर्व जो होता है वो आपके इंजीनियरिंग कर्व से नीचे होता है। दूसरा, इलास्टिक लिमिट तक स्टील की टेंशन और कंप्रेशन दोनों में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कर्व एक जैसा है, यानी इलास्टिसिटी एक समान होती है। और तीसरा एक बात और सीखा हमने, स्टील के सभी ग्रेड का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इलास्टिक लिमिट तक एक समान होता है, इसलिए स्टील के सभी ग्रेड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? E की वैल्यू 210 गीगा पास्कल होती है, ठीक। तो इसके साथ जो है हमारा पहला आपका लेक्चर फ्लो में जो था टॉपिक और दूसरा क्या हुआ? कवर हुआ। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अदर ग्रेड ऑफ स्टील। अब पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अदर ग्रेड ऑफ स्टील। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अदर ग्रेड ऑफ स्टील, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अदर ग्रेड ऑफ स्टील। स्टील के बहुत सारे ग्रेड होते हैं। आपने सुना होगा हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, और पढ़ा होगा HTS हाई टेंशन स्टील। इसके अलावा टॉर स्टील का नाम सुना होगा। तो वेरियस ग्रेड हैं स्टील के सब। तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेई के एग्जाम में पूछे जो जाते हैं, उन्हीं कर्व को हमको यहाँ पे पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है कि जिससे आपकी जानकारी बहुत ज्यादा हो जाए। तो 3 कर्व हैं वेरियस ग्रेड में। तो पहला है आपका माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, पहला आपका है माइल्ड स्टील का, जिससे आप पहले से ही परिचित हैं। दूसरा है आपका टॉर स्टील का, दूसरा है आपका टॉर स्टील का, दूसरा आपका है टॉर स्टील का। और तीसरा आपका डियर ये है HTS, ठीक। ये है HTS और ये है टॉर स्टील। तो तीनों में फर्क देखिए, तीनों में फर्क देखते हैं। ये आपका है इलास्टिक लिमिट B, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट A। ये जो है कर्व ये माइल्ड स्टील का है, ये माइल्ड स्टील का है। और दूसरा कर्व जो दिया गया है ये टॉर स्टील का है, टॉर स्टील। और तीसरा कर्व जो है वो किसका है? HTS हाई टेंशन स्टील का है, ठीक। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आपके तीनों स्टील का। अब तीनों में फर्क देखिए क्या है। तीनों में सिमिलरिटी की अगर बात किया जाए तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तीनों स्टील का अगर देखा जाए क्या है? इलास्टिक लिमिट तक एक जैसा है, इसलिए तीनों ग्रेड की इलास्टिसिटी क्या है? एक समान है। लेकिन अगर बात किया जाए कि इसमें जो है कर्व जो है सबसे ज्यादा एक्स डायरेक्शन में कौन फैला हुआ है, तो माइल्ड स्टील का कर्व जो है एक्स डायरेक्शन में ज्यादा है और HTS का वाई डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है। यानी HTS जो है उसमें स्ट्रेन कम आ रही है, HTS में स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है। यानी जो मटेरियल स्ट्रेस ज्यादा देता है यानी वो सामर्थ्यवान होता है। यानी इन तीनों में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो है HTS क्या है? स्ट्रेंथ है इसके पास। यानी HTS हैव मोर स्ट्रेंथ, HTS हैव मोर स्ट्रेंथ। इन तीनों में अगर बात किया जाए तो HTS के पास क्या है? सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है। अब अगर बात किया जाए कि हम जानते हैं डक्टिलिटी एक टर्म होती है और एक टर्म होता है ब्रिटलनेस। तो अगर बात किया जाए माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील फेल होने के पहले
बहुत ज्यादा एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। यानी अगर तीनों में बात किया जाए कि कौन ज्यादा डक्टाइल है, तो ज्यादा डक्टाइल माइल्ड स्टील है और एसटीएस क्या है, मोर ब्रिटल है। तो यहीं पे आप लिख लेंगे माइल्ड स्टील मोर डक्टाइल, मोर डक्टाइल। लेकिन इन तीनों में हम बात कर रहे हैं माइल्ड स्टील इज मोर डक्टाइल मटेरियल व्हाइल एसटीएस इज मोर ब्रिटल मटेरियल। ठीक। अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो एसटीएस के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, माइल्ड स्टील के पास क्या है, कम स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर पूछा जाए तीनों की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो तीनों की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, एक समान है। ठीक। तो इस तरह से हमने क्या किया, दूसरा ये वाला माइल्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील अदर ग्रेड के लिए हमने क्या किया, पढ़ लिया। अब देखिए चौथा टॉपिक हमारा होने वाला है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस मटेरियल। यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और सबसे बढ़िया क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है कि रबर स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस मटेरियल, फॉर वेरियस मटेरियल। तो देखिए हम जो लिमिटेड लेंगे, बहुत सारे मटेरियल्स को नहीं लेंगे, वही मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर जिसके क्वेश्चन में आने की संभावना है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर वेरियस मटेरियल में सबसे पहला मटेरियल आपका आता है रबर। तो रबर जो है उसका कर्व कुछ इस तरह से है, यह ए है, ये बी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रबर को। और दूसरा मटेरियल आपका है, ये आपका माइल्ड स्टील है। और तीसरा मटेरियल आपका यहीं पे है, ये है कार्क आपका। तो समझने की कोशिश करिएगा, साफ सुथरा नहीं बन पा रहा है। ये है कार्क का। और तीसरा आपका होता है, कार्क का थोड़ा सा नीचे होता है डी। और आपका तीसरा मटेरियल है एल्युमिनियम, ये है एल्युमिनियम का। और चौथा है आपका कास्ट आयरन का, तो ये है कास्ट आयरन का। ठीक। तो अगर बात किया जाए पहला वाला कर्व, ये है रबर, ये आपका रबर का है। दूसरा माइल्ड स्टील का है। और तीसरा जो है आपका एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम। और ये आपका कार्क का है। और ये वाला जो है कास्ट आयरन CI का है। हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा है कि जिस मटेरियल का कोण जितना ज्यादा एक्स एक्सिस से होता है वो मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होता है। तो ये वाला कोण थीटा आर है, ये वाला थीटा आर है, और ये वाला कोण जो है थीटा एस है। तो अगर बात किया जाए कि यहाँ पे देखा जाए पॉइंट्स अगर नोट करें, तो थीटा थीटा यस इज ग्रेटर देन थीटा आर। यानी कि टेन थीटा यस इज ग्रेटर देन टेन थीटा आर। और टेन थीटा ही क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पदार्थ की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी स्टील की इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन रबर की इलास्टिसिटी। यानी स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। एक स्टेटमेंट आपको क्या करना है, याद करना है। यहां से पता चला स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, यहां पे देखा जाए तो सभी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इलास्टिक लिमिट तक सीधा है, लेकिन रबर का जो है वो क्या है, शुरू से ही वो सीधा नहीं है, यानी लीनियर नहीं है। तो एक पॉइंट हम ये लिखेंगे कि रबर एक नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है। रबर इज नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, रबर इज नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल।
तो डियर, आज के इस वीडियो सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन में, कंप्रेशन में पढ़ा, और साथ साथ में स्टील के वेरियस ग्रेड का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा। इसके अलावा अलग अलग पदार्थ की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा कैसा होता है ये पढ़ा, और साथ साथ में हमने ये भी सीखा कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन क्या होता है, रबर होता है। ठीक, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एप्लीकेशन की लिंक को डाउनलोड करिए। साथ साथ में अगर कोई असुविधा हो तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद डियर।